स्कूल से जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अपन चला ही रहे हैं, तो 12वीं के टॉपिक्स पीछे के वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं। तो अपन को आज फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसी चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे ठोस अवस्था, उसका टॉपिक अपन क्रिस्टल या क्रिस्टल ठोस के बारे में बता चुके थे। आपको डिटेल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम दे चुके थे कि कितना कुछ किसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसके अवयवी कण किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, उनके बॉन्डिंग नेचर कैसा होता है, ये सब हम बता चुके हैं। अब अपन ने पहले वाले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि जो डिस्कस क्रिस्टली और अक्रिस्टल ठोस में किया था, तो वो तो क्या था, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन जैसा था। उसमें से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो 1 नंबर का ऐसे कि डिफरेंस पूछेगा कि क्रिस्टली और अक्रिस्टल ठोस में क्या अंतर है, क्योंकि मेन जो टॉपिक है आपका वो अब शुरू होता है, जहां से न्यूमेरिकल उठता है। क्योंकि अपन फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ही ये टॉपिक क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने को इसको समझने के लिए थोड़ा मेंटली इससे प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा 3D सिस्टम है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक क्रिस्टल जालक जब बनता है तो वो किस तरह से आपको दिखाई देता है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया गया है। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी कॉपी अभी लेके बैठेंगे। मैं आपको एक 3D में क्रिस्टल जालक बना के यहाँ दिखाऊंगी, आप लोग उसको साथ साथ में बनाएंगे। और साथ में इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको पता हो कि ये बनता कैसे। कि अगर मैं बना के फिर डायरेक्ट दिखाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको बनाया कैसे। तो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे आप मेरे साथ साथ बनाएंगे कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण किस तरह से अरेंज होते हैं। तो आप सब बहने भैया जो भी देख रहे हैं, सब लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, उसको मेरे साथ साथ ही बनाएंगे कि एक क्रिस्टल जालक को अपन फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि साथ बनेगा तो ही अपने को समझ में आएगा कि किस तरह से बनता है। इस तरह से अपन अवयवी कणों को आपस में जोड़ करके फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो अपना हाथ अपने आप उस चीज को अरेंज करना शुरू कर देगा कि हाँ चलो ये इस तरह से बनते हैं। इससे थोड़ा सा ध्यान करेंगे, नहीं तो फिर अपने को वही चीजें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है कि अपन करते तो हैं पर वो समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, है ना। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान करना है बनाते वक्त भी कि ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। वरना तो आधे तो क्या होते हैं, अपन बनाते बनाते भूल जाते हैं कि ये बना कैसे। तो अपने को ध्यान करना है कि ये बनता कैसे है। सब बच्चे बराबर बनाएंगे साथ साथ में, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे सब बच्चे भी बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी के अंदर कि किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। दिख रहा होगा, आराम से रिलैक्स होके बनाएंगे ताकि अपने को पता चले कि ये किस तरह से फॉर्मेट हो रहे हैं। धीरे धीरे बनाएंगे, ध्यान करेंगे इन चीजों को। बनता हुआ नजर आ रहा होगा सब बच्चों को किस तरह से अरेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेट किए जा रहे हैं। क्रिस्टल जालक 3D में इतना आसान नहीं है देखना, पर फिर भी अपन एक ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से ये अरेंज होकर के किस तरह से अपन को दिखाई देते हैं। इतना तो नहीं है अपन ये सोचे कि भाई ऐसे ही बन जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं बनता है। तो अपने को थोड़ा थोड़ा खुद को भी ऐसे उस चीज को फॉर्मेट करना आना चाहिए, तभी जाके वो समझ में आती है बातें, वरना तो समझ में नहीं आएगा आपको किस तरह से बनाया गया है। अब आपको एक 3D में सिस्टम दे के पूरा क्यूब दिखाई, जालक है ना। इस जालक में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखो एक पोर्शन में कवर करके आपको दिखा रहे हैं। ये एक पूरा क्यूब दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे क्यूब दिख रहे हैं, 1 2 है ना, इस तरह से 1 2, फिर एक के ऊपर एक अरेंज दिखाई दे रहे होंगे ना सबको। तो ऐसा क्रिस्टल जालक होता है। आज मैं वही पढ़ाने वाली थी कि क्रिस्टल जालक जब आप पढ़ते हैं तो उस क्रिस्टल जालक के अंदर अपने को क्या होती है जो उसका फॉर्मेशन करती है। तो वह छोटी सी इकाई जो एक पूरे क्रिस्टल को फॉर्मेशन करके समझाती है, वो क्या है, आपकी एकक कोष्टिका, जो कि मैंने प्रकरण में लिखा हुआ है।
ये है आपकी एकक कोष्टिका। इसलिए अपने को जब अपन क्रिस्टल जालक की बात करेंगे तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल जालक में छोटी इकाई को क्या कहते हैं, और ये छोटी इकाई बार बार आपस में पुनरावर्तित होती है तो उसको अपन पूरे फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। तो शायद आप सबने ये बना लिया होगा, आराम से वापस बनाएंगे। अब मैं आपको इस एकक कोष्टिका के बारे में बताऊंगी, तो आप ये क्रिस्टल जालक कॉपी में बना के रखिए साइड में। मैं तो बोर्ड के ऊपर साफ करें, लेकिन आपकी कॉपी में आपके पास बना हुआ होगा, तो जब मैं समझाऊंगी तो आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। जब भी अपन किसी भी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दो चीजें हमेशा साथ में चलेगी। क्या चलेगी साथ में? एक तो रहेगा आपके एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिसे आप यूनिट सेल कहेंगे। एकक कोष्टिका जिसे आप क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा होगा आपका क्रिस्टल जालक। क्या होगा? क्रिस्टल जालक। ये दोनों चीजें मैंने आपको बना के दिखाई है। लैटिस है ना, तो आपको इसलिए क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि एकक कोष्टिका क्या होती है और क्रिस्टल जालक से आप क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, एकक कोष्टिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक। एकक कोष्टिका क्या है? कोई भी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में छोटी से छोटी इकाई, छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसकी पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उस छोटी से छोटी इकाई को आप क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका। किसे कहते हैं एकक कोष्टिका? क्रिस्टल जालक में छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका कहा जाता है। अब एकक कोष्टिका, ये तो एक कोष्टिका समझ में आ गई। आपने देखा था मैंने एक को डार्क किया था, उस समय भी जालक बनाया था ना उसमें, तो वो एक कोष्टिका है। अब क्रिस्टल जालक क्या होगा? तो क्रिस्टल जालक क्या होगा? किसी भी त्रिविमीय में, या यूं बोलूं कि कोई भी एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जब त्रिविमीय में, त्रिविमीय क्रिस्टल में व्यवस्थित होती है, क्या होती है? व्यवस्थित होती है, तो एक नई संरचना का निर्माण होता है। उस नई संरचना को क्या कहते हैं आप? क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोष्टिका जब त्रिविमीय क्रिस्टल में क्या होती है? व्यवस्थित होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नई संरचना निर्मित होगी, उस नई संरचना को आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो दो पोर्शन समझ में आ गए। एकक कोष्टिका क्या होती है? क्रिस्टल जालक। यानी आप याद भी रख सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयां आपस में अरेंज होकर किसका निर्माण करती है? क्रिस्टल जालक का। और क्रिस्टल जालक में छोटी छोटी इकाइयों क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका। एक परिभाषा से दोनों परिभाषाएं क्या आ जाती है? समझ में आ जाती है। तो ये थी आपकी क्रिस्टल, एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक। अब बेटा अपन जब भी इनकी बात करते हैं तो अपने को इनके कुछ पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक में क्या गुणधर्म क्या है, इनको आप समझते कैसे हैं। तो अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे एकक कोष्टिका को। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका यूनिट सेल, ठीक है। अब ये क्या है अपन बात कर चुके हैं कि ये क्या होती है। इसके गुण धर्म पढ़े। तो एकक कोष्टिका मैं बनाती हूँ, है ना। कैसे बनाते हैं अपन सब एकक कोष्टिका? आप सब जानते हैं एकक कोष्टिका इस तरह से बनती है। फिर भी जिसको नहीं आता है मैं अरेंज कर रही हूँ, बच्चे वैसे ही अरेंज करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि एकक कोष्टिका कैसे बनती है। मेरे साथ साथ में बनाएंगे सब बहने भैया।
ताकि आपको भी मालूम चले कि एकक कोष्टिका कैसे फॉर्मेट की जाती है। ये आपकी एकक कोष्टिका बन गई। 3D में साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आपकी एकक कोष्टिका बन गई। अब एकक कोष्टिका में आप सबको दिखाई दे रहा है हर एंगल से कि अपने पास क्या है, इस तरह के किनारे हैं और क्या है, इन किनारों के बीच में स्पेस है, जिसे आप एंगल कहते हैं। अब अपने को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा। आप सब अभी रूम में बैठे होंगे, कहीं कभी हॉल में बैठे होंगे, है ना, तो वहां पर आपने चारों तरफ दीवार है, सब आराम से देखेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे रूम में बैठे तो ज्यादा बेटर है। आप रूम को देखो एक बार, पूरे रूम को एक बार देखो कि उसके अंदर कोने भी हैं, है ना, लाइंस भी हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन कोनों को, लाइंस को क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि आपके रूम में इस तरह की लाइन है, यानी कि जहां पर दो दीवारें आपस में मिल रही है, तो उन दो दीवारों को आप क्या कहते हैं, हमेशा किनारे। क्या बोलते हैं, किनारे, जिन्हें एज कहा जाता है। उसके बाद में जब जो किनारा जहां खत्म होता है, ये किनारा जो है ना, जहां जहां खत्म होता है उसे हम कोने कहते हैं। क्या कहते हैं, कोने। दो किनारे, ये किनारा हो गया, ये किनारा जहां खत्म हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, कोना बोल दिया। अब जो दीवारें हैं आपकी, ये रहे दीवारें आपकी, इनको आप हमेशा क्या बोलेंगे बेटा, फलक कहते हैं, फेस। क्या बोलते हैं, फलक, जिन्हें आप फेस। कोने, कॉर्नर्स, किनारे, एज, ये सब क्या होती हैं, आपके एक क्यूब के अंदर पाई जाने वाली स्पेसिफिक संरचनाएं होती है, जिन्हें आपको पता होना चाहिए। तो रूम के अंदर पता चल गया, दीवार जो है वो क्या है, फलक है। आपकी दो दीवारें जहां मिलती है वो क्या है, किनारा है। किनारा जहां खत्म होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोने कहते हैं। अब आप चेक करेंगे तो आपके कोने तो होंगे 8, किनारे होंगे 12 और फलक जो है आपके 6। एक रूम में 6 फलक, 6 समझ में नहीं आएंगे तो एक बार चेक करना बेटा, आमने सामने 1 2 3 4 5 और 6। आप आराम से देखिए, समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 और 6, मेरा हाथ जैसे घूम रहा है वैसे आपको कौन फलक समझ में आ जाते हैं। तो ये था आपका एक क्यूब। ये क्या है, आपकी एकक कोष्टिका। इस एकक कोष्टिका में क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखो कि 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर में क्या, 6 पैरामीटर में ए, बी और सी क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। क्या होती है, 3 भुजाएं। अभी मैंने बताया ना, ये रही आपकी, ये रही भुजाएं ए, बी और सी। कभी भी देखेंगे हर एक एंगल से आपको 3D में ये चीज समझ में आएगा। 3 डायरेक्शन है ना, एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, आपकी भुजाएं है 3। क्या, ए बी सी। आप क्लॉकवाइज हमेशा घूमो, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या है, सी। आ गया। भुजाएं जब 3 है तो आपके कोण भी क्या होंगे, 3 होंगे, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा। 3 भुजाएं और 3 कोण इन भुजाओं के बीच उपस्थित होते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं। जरूरी नहीं है तीनों कोण भी आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं। ये ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं किसके, एकक कोष्टिका के, जो अपने को पता होने चाहिए। तो अपने पास 3 भुजाएं, तो अपने पास आ गई ए, बी और सी, आपकी क्लॉकवाइज है ना। तो अपने को हमेशा पता होना चाहिए। अब ये एंगल्स कैसे याद रखेंगे, हमेशा ध्यान करो बेटा। ए जो है उसके सामने का कोण हमेशा क्या होगा, आपका अल्फा। क्या होगा, हमेशा अल्फा। बी जो है उसके सामने हमेशा बीटा और सी के सामने हमेशा गामा कोण होता है। इसलिए आप ये पैरामीटर्स याद रखेंगे। क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे, ए बी सी, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। ये पैरामीटर्स एकक कोष्टिका में हमेशा आप अरेंज करेंगे ताकि अपने को पता रहे कि ये किस प्रकार से अरेंज होकर के दिखाई देते हैं। तो ये थी एकक कोष्टिका के कैरेक्टर्स। अब अपन पढ़ेंगे आगे क्रिस्टल जाल। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको ऐसे ही अपने नोट्स में भी आप उतारेंगे ताकि आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकें।
अब आगे अपन शुरू करेंगे एक एक कोष्टिका के बाद में क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या है अपन बात कर चुके हैं। एक एक कोष्टिका जो होती है बार बार पुनरावर्तित होकर क्या करती है, एक नई संरचना का निर्माण करती है। तो अपन क्या कहते हैं उसको, एकक क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो अगला फॉर्मेशन है आपका क्रिस्टल जालक। आ गया। अब ये क्रिस्टल जालक के कैरेक्टर्स की बात करें तो अपन देखते हैं कि जालक तो आपने पढ़ा था अभी, है ना। तो क्रिस्टल जालक में एक एक कोष्टिका तो अपन ने अभी बात की थी, अभी मैंने बनाया ही था। मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, अब पहले मैं आपको समझाई थी इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात किया था। अब ये बहुत सारे अरेंज हो जाएंगे बेटा, ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल जालक इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं केवल आपको एक कोष्टिका में ही इसको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले अपने को हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो प्रत्येक क्रिस्टल का बिंदु जो होता है वो जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? जालक बिंदु। किसको कहते हैं जालक बिंदु? आप क्रिस्टल में उपस्थित जितने भी बिंदु हैं, आपको ऐसे पॉइंट्स जो दिखाई देते हैं वो जालक बिंदु। ये जालक बिंदु जो होते हैं किसको प्रदर्शित करते हैं? ये जालक बिंदु अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? अवयवी कणों को। ठीक है। उसके बाद जब भी आप इनकी बात करेंगे तो हमेशा यही देखेंगे कि जब इन जालक बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो हमेशा ही क्या बनते जाएंगे? क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन दिखाई देते जाएंगे, ताकि अपने को ये पता चले कि ये जब भी मिलेंगे ये लाइंस, यानी कि जब इन जालक बिंदुओं को जब एक सीधी रेखा से मिलाया जाता है तो ये क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं जालक बिंदु जो हैं बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर ये क्रिस्टल जालक के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई, क्रिस्टल जालक के रूप में दिखाई देते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या है इम्पोर्टेंट बात? स्टार लगा सकते हैं आप जब लिख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल जालक हैं इनको 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक के बारे में बताया गया है। 14 प्रकार के, लेकिन इनको 14 जो ये क्रिस्टल जालक थे, इन 14 क्रिस्टल जालकों को एक ब्रेवे नाम का साइंटिस्ट आया। कौन से नाम का? ब्रेवे नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने इस क्रिस्टल जालक को कितने समुदाय में बांटा? 7 समुदाय में। कितने समुदाय में? 7 समुदाय में बांटा। इसलिए इस क्रिस्टल जालक को किस समुदाय के नाम से जाना जाने लगा? ब्रेवे क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाने लगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रेवे क्रिस्टल जालक क्या है या किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल जालक के 14 प्रकार को 7 समुदाय में वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक थे ब्रेवे, जिन्होंने सबसे पहले इसको 7 समुदाय में बांटा। इसी के नाम के आधार पर इसे ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, ब्रेवे जालक क्या है? क्रिस्टल जालक के 7 समूहों को 7 समुदाय में बांटा गया, जिसे सबसे पहले ब्रेवे ने दिया, इसलिए इसे ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। तो 7 समुदाय के बारे में तो पढ़ेंगे अपन, पर उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो आपकी एकक कोष्टिका है उस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। तो आपकी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की व्यवस्थितता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सब पहले ध्यान देंगे कि जो एकक कोष्टिका है आपकी, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों
की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार के? 2। आद्य प्रकार की एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। वहीं दूसरी है केंद्रीय एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका। बेटा मैं तो हिंदी में बता रही हूँ, पर आपको साथ में इंग्लिश में भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इनको जरूरी है इंग्लिश में भी याद रखना। प्रिमिटिव यूनिट सेल, एकक कोष्टिका को मैं पीछे बता के आई हूँ, यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। तो आप आद्य यानी प्रिमिटिव, पुरानी आद्य प्रिमिटिव एकक यूनिट सेल, वही केंद्रीय एकक कोष्टिका सेंटर यूनिट सेल। मैं बार बार बोल रही हूँ, सेंटर यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप लिखेंगे इनको, वैसे तो नोट्स में आप लिखेंगे, जब आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजेंगे उसके हिसाब से आप देख लेंगे, लेकिन फिर भी वीडियो देखते वक्त भी ध्यान करें इन चीजों को। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। आद्य एकक कोष्टिका का मतलब क्या है कि कोई भी एकक कोष्टिका को आप जब भी देखेंगे तो उसमें अवयवी कण जो है आपके, वो हमेशा क्या होते हैं, केवल और केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। आपके दिमाग में कोने, जब भी मैं बोलूंगी कॉर्नर्स या कोने, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए 2 किनारे, आप 2 अपन के फलक जहाँ मिलते हैं वो किनारे, और जब किनारे खत्म होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कोने होते हैं। तो कोने हमेशा क्या होंगे, कोनों पर ही क्या होंगे, अवयवी कण, यानी कि कौन से बिंदु, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। ये क्या है, आपके अवयवी कण। केवल कहां पर हैं, केवल और केवल कोनों पर। कहां पर हैं, कोनों पर। वहीं केंद्रीय एकक कोष्टिका की बात करें तो कि केंद्रीय एकक कोष्टिका में क्लासिफाइड किया गया है कि कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, लेकिन साथ में इसके अलावा भी कहां कहां होते हैं, तो कोनों के अलावा अपने पास होते हैं फलक पर, केंद्र पर और किनारों। ये तो अपन क्या है, किनारे मतलब कि अल्टरनेट, इनको हिंदी में अब इन्हीं को अपन बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ये तो जनरल मैंने बोला है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो ये तो समझ में आ गया होगा। आद्य एकक कोष्टिका का मतलब क्या है, अवयवी कण केवल और केवल कहाँ होते हैं, कोनों पर, जबकि केंद्र में क्या होते हैं, 3 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं, फलक पर, केंद्र पर और किनारों पर। अब मैं इसको अच्छे से लिख के आपको बता देती हूँ कि फलक मतलब क्या, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इनको भी हिंदी इंग्लिश में भी याद रखना है। एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी एज सेंटर्ड यूनिट सेल, अल्टरनेट जो किनारे होते हैं उसके आधार पर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तीनों नाम हिंदी में और इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए, ताकि अपन इनको जब भी बात करें तो अपने को पता रहे कि ये कैसे होते हैं। अब मैं इन तीनों को एक डायग्राम में भी आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से आप उसको उतारेंगे तो किस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। पहला था अपना एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल ये रही आपकी, इस यूनिट सेल के अंदर फेस कितने हैं चेक करेंगे आप। आपका सबसे ऊपर का ये रहा, ऊपर के सामने ये नीचे का, ये रहा, ये रहा। अब ऊपर नीचे, लेकिन ये सामने और ये इधर सामने, आमने सामने हो गए, है ना। तो ये हुआ आपका 1, फिर 2, फिर 3,
4, फिर 5 और 6 मैंने काउंट कर दिए हैं, आप भी आराम से चेक कर सकते हैं। इनके सेंटर में यदि अवयवी कण है तो अपन बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वहीं अपन बात करें बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल तो आपको ऐसे आनी चाहिए जैसे हाथ को चलाया नहीं कि एक क्यूब तैयार हो जाता है। आपके बॉडी का सेंटर, अपने रूम को देखो, वो आपका क्यूब है, उसका सेंटर हमेशा एक ही होता है। किसी भी क्यूब का सेंटर मतलब कि उसमें से हर एक एंगल से देखो तो उसके बीच में से गुजरता है। सेंटर हमेशा एक, तो ये सेंटर हो गया। तो बॉडी सेंटर यानी पूरा बॉडी आपका क्यूब है, क्यूब का सेंटर, तो बॉडी सेंटर एक ही होता है, जबकि एफसीसी में सेंटर 6 होते हैं। वहीं ईसीसी की बात करें तो वही वापस आप एक पुस्तिका बनाएंगे तो आप देखेंगे कि अल्टरनेट यानी आमने सामने, या तो आपने पहला सामने वाला फलक आमने सामने होगा, ऊपर नीचे वाला होगा, यानी एक छोड़ के एक करो, ट्राई करो कि एक ये इधर का हो गया, इधर का छोड़ा, इधर का हो गया। अब आमने सामने ही तो होता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, इसलिए अपन कहते हैं कि अल्टरनेट काम में लिए जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अपन ईसीसी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। ये तो हुआ आपका एक सिंपल सा एक कोशिका, एक क्रिस्टल जाले की संरचना कि वो कैसे होता है, इसलिए अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे कि किस तरह से इसको अरेंज करते हैं अपन, आगे किस प्रकार से इसके 7 समुदाय को व्यक्त किया गया है। तो आज का अपन ये लास्ट जो टॉपिक है कि इसमें समुदाय जो है आपको बांटे गए हैं, वो 7 समुदाय कैसे हैं। तो आप सबकी बुक में एक सारणी बनी हुई है, समुदाय को जो व्यवस्थित किया गया था तो उसमें भी एक सारणी बनी हुई है, तो अपन एक सारणी को इसमें भी व्यक्त करेंगे। 7 समुदाय मैं आपके सामने उन सबका नाम लिखकर एक सारणी में व्यक्त कर रही हूँ, साथ में समझा भी रही हूँ कि इसको किस तरह से व्यक्त किया गया है, किस तरह से कम्युनिकेशन दिया गया है। तो 7 समुदाय में सबसे पहला समुदाय है अपने पास घनीय, एक कोष्ठक कैसी है, क्यूब लाइक। उसके बाद में है द्विलंबाक्ष, लंबाक्ष, द्विलंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। उसके बाद में है षटकोणीय, षटकोणीय। फिर है त्रिसमताक्ष। उसके बाद में है एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। ये है आपकी एक 7 समुदाय की सारणी। इस 7 समुदाय की सारणी में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि घनीय में अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण के बीच में क्या संबंध है। तो अक्षीय दूरी है ना, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में क्या संबंध है। आपको मैंने 6 पैरामीटर बताए थे पीछे, ABC, अल्फा, बीटा, गामा। अक्षीय दूरी ABC, तो क्यूब के लिए A = B = C। मैं दूरी को ट्रिक से समझा रही हूं, फिर कोणों को भी समझाऊंगी। क्यूब है, द्विसम लंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है। द्विसम लंबाक्ष या द्विलंबाक्ष एक ही बात है। तो अपन द्विलंबाक्ष में भी A = B, दो तो समान है, पर C, B जो है वो C के इक्वल नहीं है। विषम मतलब भिन्न भिन्न। A is not equal to B, not equal to C। ये क्या है, विषम। विषम मतलब द्विसम लंबाक्ष, आप लिख लें सम नाम, द्विसम लंबाक्ष। तो द्विसम लंबाक्ष A = B है, दो समान एक भिन्न। विषम तीनों भिन्न। षटकोणीय A = B but B is not equal to C। अब आप बोले कि हमें कैसे मालूम चलेगा षटकोणीय में, तो बेटा एक बार षटकोणीय का एक डायग्राम बना, वैसे बन गई स्ट्रक्चर षटकोणीय की। इसमें देखो, आप कोई भी स्ट्रक्चर को देखो, दो सेम, चाहे इसको देखो, दो सेम, इसको दो, लेकिन दो के बाद तीसरी क्या है, अलग। तो A = B तो है, बट B is not equal to C।
समताक्ष तीनों इक्वल, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। एकंताक्ष, एक भी इक्वल नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। त्रिंताक्ष में भी सिमिलर, A इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ये है आपके अक्षीय दूरी में संबंध। एक बार फिर समझा रही हूँ, सब ध्यान से समझेंगे। गणीय में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, यानी क्यूब को आप देखो हर एंगल से क्या दिखता है, समान दिखता है। तो तीनों भुजाएं क्या है इसकी, समान। नहीं दिख रहा है तो मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। द्विलंबाक्ष में, द्विसमलंबाक्ष में दो समान एक भिन्न, विषम तीनों अलग, षटकोणीय में दो अलग दो समान एक अलग, सॉरी। त्रिसमताक्ष में तीनों समान, एकंताक्ष में एक भी इक्वल नहीं, एक अलग है। त्रिताक्ष में तीनों अलग है। अब कोणीय दूरी की बात करें तो A अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों क्या है 90 डिग्री, और ये तीनों में सेम चलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री इक्वल है। षटकोणीय की बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा और गामा, ये तो क्या होंगे एक दूसरे के साथ में कितना डिग्री होंगे 90 डिग्री, और गामा कितना डिग्री होगा 120 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे हमेशा, और ये क्या होगा 120 डिग्री। वहीं एकंताक्ष त्रिसमताक्ष की बात करें तो अपन कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। त्रिसमताक्ष अल्फा इज इक्वल टू गामा कितना डिग्री 90 डिग्री, और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिसमताक्ष अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर भी नहीं और 90 डिग्री बराबर भी नहीं। तो आप थोड़ा सा इस सारणी को याद करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि इनमें क्या कनेक्शन है। बहुत ही इजी है, बट एक नंबर का क्वेश्चन जरूर उठता है। अपन को पता चलना चाहिए कि ये किस तरह से अरेंज होते हैं। तो आप इस सारणी को अच्छे से लिखेंगे, उतारेंगे इसी ट्रिक से, जैसे मैंने समझाया है। आपकी बुक में इसका अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन आप इसी तरीके से लिख करके इसको याद करेंगे। इस के बाद में नोट्स के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो अच्छे से इन चीजों को पढ़ो। ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है बेटा, उनको घर पे वैसे ही रीड करो, वैसे ही उनका यूज करो जैसे कि आप स्कूल में ले रहे हैं, क्योंकि जब तक आप घर पर बैठ के इनको रीड करने का टाइम अभी मिल रहा है, वैसा टाइम अदर आगे नहीं मिलने वाला है। तो 12वीं वालों को तो ज्यादा अभी अच्छा है कि तुम्हें इतना टाइम स्पेस मिल रहा है। तो अच्छे से इन चीजों को रीड करेंगे, ध्यान से इनके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।